कलर्स ऑफ लाइफ में आइए आज सुनते हैं लतिका बत्रा जी की लिखी कहानी निर्णय। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर जब वह टैक्सी लेने लगी तो पल भर के लिए उसका मन हुआ कि घर न जाकर वह कहीं और भाग जाए सोनू को लेकर। फिर उतनी ही त्वरित गति से उसकी आंखों के सामने अपनी तीनों मासूम बेटियों का चेहरा घूम गया। अपना घर, पति और बच्चे। एक स्त्री का संपूर्ण संसार तो बस इन्हीं तानों बानों में जकड़ा होता है। भाग जाने की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ता है स्त्री का अपना मन। नहीं नहीं, हार मानने से नहीं चलेगा। स्त्री जब एक बार मातृत्व के गुरु गंभीर पद पर आसीन हो जाती है तो उस पद की रक्षा करने का दुर्दम्य साहस भी स्वयमेव ही चला आता है। अपनी सुषुप्त शक्ति को पहचानने की देर होती है बस। नहीं, वह हार नहीं मानेगी। भीतर ही भीतर स्वयं को तौलती परखती, दृढ़ता का पाठ पढ़ाती वह टैक्सी में आ बैठी। रामबाग। अपने घर का पता बताकर उसने सोनू को सीट पर बिठा लिया। बैग आगे की खाली सीट पर रख दिया। पर्स में से उसने सोनू की दूध की बोतल निकाली और उसे पकड़ा दी। सोनू उससे टिक कर अधलेटा हो गया। खुद को उसने सीट पर ढीला छोड़ दिया तथा आंखें बंद कर ली। अपने 3 दिन के ससुराल प्रवास की एक एक बात उसके सर पर हथौड़े की तरह बज रही थी। विदा लेते समय उसकी छोटी ननद सरिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था और उससे कहा था, अपनाया है तो रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ। सच्चाइयों से घबरा कर संबंधों के प्रति बेईमान नहीं हुआ जा सकता। फिर माँ और बच्चे का संबंध तो किसी की भी सहमति या असहमति का मोहताज नहीं है। ईमानदारी से ज्यादा जरूरी साहस है इस रिश्ते में। अपनी भर्राई हुई टूटती आवाज में यह कहकर वह कार में बैठ गई थी। सरिता वहीं घर के गेट पर खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही थी। वापसी के पूरे सफर में सरिता की कही हुई बातें उसके दिलो दिमाग में घूमती रही थी। वह रोना चाहती थी, चिल्ला चिल्लाकर अपने भीतर का पूरा आक्रोश निकाल देना चाहती थी। क्यों उसके आसपास के सारे लोग इतने स्वार्थी होकर कैसे सोच सकते हैं? क्यों सरिता के सिवाय किसी को उसका दर्द दिखाई नहीं देता? सरिता तो उसके दिल की एक एक बात बिना कहे ही समझ जाती है। आखिर क्यों ना समझेगी? ननद से पहले वह उसकी पक्की सहेली जो ठहरी, लेकिन बाकी अम्मा और बड़ी जिज्जी सुषमा, तौबा तौबा, तानों और व्यंग के बिना तो वह बात ही नहीं करती। जब भी वे ससुराल से लौटी है, इन दोनों की तीखी कड़वी बातों से दुखी, हताश दिल दिमाग लेकर लौटी है। बस एक बार 1.5 साल पहले जब वह पहली बार नन्हे सोनू को लेकर ससुराल आई थी ना, तो इन्हीं अम्मा और जीजी ने उसे और सोनू को पलकों पर उठा लिया था। पोते को गोदी में उठाते हुए पूरा मोहल्ला घूम आई थी। रोज शाम को उसकी नजर उतारती थी। और अब एक सच ने ममता, प्यार, वात्सल्य पर डाका ही डाल दिया था। यहाँ आने से पहले उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि नीलाभ, उसका पति, इन लोगों को सब सच बता चुका है। नीलाभ के इस विश्वासघात ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। उसे अब समझ में आया था कि क्यों नीलाभ ने जबरदस्ती ठेल ठाल कर उसे यहां भेजा था। वह तो आना ही नहीं चाहती थी। लड़कियों की परीक्षाएं जो सर पर थी, फिर नीलाभ की बुआ के पोते के नामकरण पर जाना कोई ऐसा जरूरी भी नहीं था। अम्मा, जिज्जी, सुनीता और जेठानी प्रभा, ये सब तो जा ही रहे थे ना फंक्शन में। पर नीलाभ नहीं माने। दरअसल उसका ससुराल और नीलाभ की बुआ का घर एक ही मोहल्ले में था। इसलिए उनका तर्क था कि बुआ के घर की खुशी में सम्मिलित होने के बहाने वह अपने ससुराल वालों से भी मिलाएगी, साथ ही पूरी बिरादरी में भी मेल मुलाकात हो जाएगी। उसे चिढ़ हो रही थी नीलाभ की बचकानी जिद पर। वह उसके पीछे छिपी मंशा को भांप नहीं पाई थी। ट्रेन 4 घंटे लेट थी। ससुराल का ड्राइवर स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। घर पहुंची तो वहां की हवा में उसे कुछ भारीपन सा लगा। माँ व जिज्जी दोनों ही उससे कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। सोनू को भी पहले की भांति गोद में उठाकर लाड़ प्यार की बौछार नहीं की। उसका जी तो उसी समय हुड़क गया था। जेठानी प्रभा भी औपचारिक नमस्ते के बाद रसोई में जा घुसी थी। कुछ देर बाद नाश्ता व सोनू का दूध रखकर फिर गायब हो गई। नौकर से कहकर अम्मा ने उसका सामान ऊपर के छोटे कमरे में रखवा दिया था। अम्मा, बुआ के घर कितने बजे चलना है? उसी ने बात शुरू की थी। संजा को, तुम जाए के ऊपर बैठे हो तब तक। अम्मा की आवाज की तुनक ने उसे उलझन में डाल दिया। इतने दिनों बाद मिले हैं, ना हाल चाल पूछा और ना ही कोई बात की। उसने फिर हिम्मत करके बात छेड़ी। अम्मा, सरिता से बात हुई? वह कब तक पहुंचेगी?
यो बात तो तुम ही जानो, हमारी सगी ना होगी वे, सगी तो तुम्हारी लागे है ना। अम्मा ने जहर बुझा तीर छोड़ा। शाम 5 बजे तक तैयार रहने और अभी ऊपर जाकर आराम करने की हिदायत देकर अम्मा उसे बैठक में अकेला छोड़कर बाहर निकल आई। उसका और सोनू का खाना भी जिज्जी ने ऊपर ही भिजवा दिया, जिसका एक निवाला तक उसके गले से नहीं उतरा। ऊपर जाकर उसने सोचा कि नीलाभ को फोन करके पूछे तो सही कि ये सब क्या चल रहा है घर में। कोई सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा। सोनू की ओर तो किसी ने देखा तक नहीं। उसे यकीन हो चला था कि हो ना हो उसके घर से निकलते ही नीलाभ ने इन सबको सब कुछ बताकर भड़का दिया है। बात जल्दी ही खुल भी गई। अम्मा, मुझे तो पहले ही शक था कि ये मुआ सोनू इसका अपना जाया नहीं है, जिजी बोल रही थी। ढलते हुए सूरज की तिरछी किरणें इस चारों ओर से घिरे आंगन में कुछ देर के लिए आ विराजती थीं। यहीं चारपाई डाले दोनों माँ बेटी चाय की चुस्कियों के बीच गहन विचार विमर्श में लीन थी। उन्हें पता नहीं था कि आंगन के ऊपर लगे लोहे के जाल की मुंडेर पर खड़ी वह सब कुछ सुन रही है। अभी नहा कर निकली थी वह। सफर में पहने अपने व सोनू के कपड़े धो डाले थे उसने, तार पर सूखने डाल रही थी। इस औरत ने पता नहीं क्या जादू कर रखा है। अपना नीलाभ तो ऐसा कभी नहीं था अम्मा। इतने दिनों तक भनक तक न लगने दी सच्चाई की। अब जो भी हो पीछा तो छुड़वाना ही होगा इस अपाहिज का भाई से। जिज्जी की जहरीली फुफकार से उसका रोम रोम जल उठा। अरे ये जो अलग चूल्हा चौका बसाकर चौधराइन बन बैठी है, उसके बल तो मैं चुटकी में निकाल दूंगी। यूं सिर पर चढ़कर नाचने ना देंगे। और क्या अम्मा, नीलाभ जो चाहेगा वही होगा। वह नहीं रखना चाहता इस लंगड़े अपाहिज को, तो शालू कौन होती है मना करने वाली? बहू है, बहू बनकर रहे। मर्दों के फैसले मर्दों को ही करने देना। कलेजा बर्फ हो गया था उसका। हाथ पांव सुन्न पड़ गए। घर भर के ठंडे व उपेक्षित व्यवहार का कारण अब स्पष्ट हो चुका था। उसका अंदाजा सही निकला। उसे ट्रेन में बिठाते ही नीलाभ ने इन लोगों के आगे वह सारा सच उगल दिया था जिसे वे दोनों आज तक अपनी परछाई से भी छिपा कर रखते आए थे। अम्मा ने क्या आग उगली, जिज्जी ने क्या दंश दिया, सब बेमानी हो गए नीलाभ के विश्वासघात के आगे। यही चूक हो गई नीलाभ, पहचान ही नहीं पाए उसे। वह तो उसी क्षण उसी रात पूर्ण रूपेण मां बन गई थी उस बेटे की। ममता भी कहीं आधी अधूरी होती है। अब शरीर में कुछ दोष है तो क्या इस नन्ही सी जान को फेंक दें? नहीं, यह नहीं हो सकता। एक दिन अनजान बालक को लाकर गोद में डाल दो और कहो कि इसे अपना बेटा बना लो, और फिर कह दिया कि यह बेटा नहीं हो सकता, इसे छोड़ आओ कहीं। वह हैरान थी कि शारीरिक कमी उजागर होते ही बेटे पर जान न्यौछावर करने वाला पिता इतना कठोर हृदय कैसे हो सकता है। 4 बज चुके थे। मन न होने पर भी बुआ के घर तो जाना ही पड़ेगा, और ऐसे रोध होकर कमजोर पड़ने से कैसे चलेगा। उसे इस स्थिति का सामना दृढ़ता के साथ करना होगा। तैयार होकर नीचे आई तो देखा अम्मा ने पूरी तैयारी कर रखी थी बुआ के घर जाने की। जो जो नेग ले जाने थे वे सब पलंग पर फैला रखे थे। कुछ देर पहले तक की जाने वाली जली कटी बातों की छाया तक नहीं थी जिज्जी और अम्मा के चेहरों पर। उसे आया देखकर अम्मा बोली, आजा बहू, तू भी देख ले सारा सामान। छोरियां चाहे बूढ़ी हो जाएं, रहेंगी तो छोरियां ही। माई बापू और भाई का साया सर से उठ गया तेरी बुआ के, तो क्या हुआ? भौजी तो जिंदा है ना अभी। मेरे होते मैकी की कमी कभी न खलेगी तुम्हारी बुआ को। फिर 2 घड़ी सांस लेकर बोली, इतने दिनों बाद आई है उसके घर में खुशी, सारी बिरादरी देखेगी, इसीलिए करना पड़े है ये सब। दोहरी बातें करने में पारंगत है अम्मा। एक छोटी सी व्यंग मिश्रित तिरछी मुस्कान खेल गई उसके होठों पर। तोहफा तो उसके पास भी था, उसके पास भी रखे थे तोहफे। नीलाभ ने सबके लिए अलग अलग उपहार भेजे थे। बुआ के ले जाने वाले नेग भी थे। कुछ सोच कर वह उठी और बैग में से बुआ और उनकी बहू की साड़ी और नवजात पोते के लिए बनवाए चांदी की तार में काले मोतियों वाले कड़े निकाल लाई। अम्मा को दिखाकर ये सामान भी उसने अन्य वस्तुओं के साथ पलंग पर रख दिया। कुछ भी हो, बिरादरी के सामने तो घर की बातों को ढक कर रखना ही पड़ता है बहू को। अलग कैसे लेन देन करेगी? चाहे इस बहू को कुछ ही देर पहले छोरियां पैदा करने वाली डायन ही क्यों ना कहा गया हो। बाकी के सारे तोहफे बैग में ज्यों के त्यों पड़े रहे। ये जो सब मिलकर उसकी ममता की हत्या करने पर तुले हुए हैं, उन्हें किस कलेजे से ले जाकर ये थमाए उपहार? भीतर की सारी उथल पुथल भीतर समेटे, ऊपर से सामान्य दिखने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करती हुई वह बुआ के घर सबसे मिलती मिलाती रही। रात्रि भोजन के बाद घर लौटते ही अम्मा ने आदेश दिया, सुनो,
कपड़े वगैरह बदल कर सोनू को सुलाकर शीघ्र ही नीचे बैठक में आ जाओ, जरूरी बात करनी है। बिफर तो सुबह से ही रही थी दोनों, पता नहीं कैसे जब्त किए बैठी थी। शायद उन्हें डर था कि ये बात उठाते ही क्लेश मच जाएगा घर में, उसके रोने बिसूरने तथा विद्रोह के स्वर इतने ऊंचे न हो जाएं कि बुआ के घर में आए मेहमानों को भनक लग जाए। अम्मा को यह भी डर था कि बिफर गई तो समारोह में सम्मिलित होने से इनकार न कर दे। अम्मा सबको क्या जवाब देगी, जबकि सबको यह पता है कि वह विशेष तौर पर इसी फंक्शन के लिए आई हुई है। उसके लिए तो अच्छा ही हुआ कि ये बातें सुबह नहीं उठी, वह अकेली पड़ जाती। पर अब तो सरिता भी उसका साथ देने को है। जब वे नीचे आई तो बैठक में पंचायत जुटी थी। जेठ, जेठानी, जिज्जी, अम्मा और सरिता सोनू को लेकर बहस करने में जुटे थे। उसे आया देखकर जेठ जी ये बोलते हुए जेठानी सहित बैठक से बाहर चले गए कि ये शालू और नीलाभ का आपसी मामला है, वो जाने अम्मा जाने। उसके जाते ही अम्मा शुरू हो गई। सुन बहू, नीलाभ नहीं चाहता तो तू छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों चिपटाए रखना चाहती है इस अपाहिज को छाती से? तिल मिला गई वह। अम्मा, वह चिल्लाकर बोली, इतना कड़वा ना बोलो, पोता है आपका। कैसा पोता? इतना बड़ा झूठ बोला हम सबसे, न दिन चढ़ने की खबर लगने दी, न दर्द उठने का, सीधा छोरा जन्ने की खबर सुना दी भाई तुमने तो। छोरा ना हुआ कुमड़ा हो गया कि गए और तोड़ लाए। हमें तो पहले ही से दिन से ही शक था कि ये तुम्हारा जाया नहीं है। अब के जिज्जी बोली थी, अम्मा ये सब आपके बेटे का ही तो प्लान था। अरे नीलाभ ने लाकर झोली में डाला था ना, अब वे नहीं चाहता इसे रखना तो तुझे क्या तकलीफ हैगी? हम तो ना मानेंगे अपने जीते जी इस मुसीबत को अपने कुलवंश का वारिस। अम्मा फुफकारी, अम्मा तुम समझना ही नहीं चाहती मेरी तकलीफ को, तो अब मैं क्या समझाऊं तुम्हें? सिर झुकाए वह सोच रही थी, यदि सोनू की माँ का कुछ भी अता पता होता तो नीलाभ कब का इस बच्चे को उसकी गोदी से छीन कर लौटा चुके होते। पर वह फटे हाल अनजान लड़की तो आसन्न प्रसवा थी जब नीलाभ के नर्सिंग होम पहुंची थी। आधी रात का समय था, स्टाफ और मरीज भी अधिक नहीं थे उस समय। एक आपातकालीन रोगी को देखने के लिए रुके हुए थे नीलाभ। कुछ ही पलों में उस लड़की ने बच्चा जना और चुपचाप कब बच्चा छोड़कर वह भाग निकली किसी को पता तक न चला। पहले तो घबरा गए थे कि पुलिस को खबर करनी होगी, पर फिर उनकी छठी इंद्रिय सक्रिय हो उठी। लड़का है जो इसे यूं ही पैदा करके भाग निकली है, वह वापस आने से तो रही। नीलाभ ने तुरंत फोन करके उसे अस्पताल बुला भेजा। एक बिस्तर पर लिटाकर पास के पालने में ही नवजात शिशु को लिटा दिया। सुबह होते होते यह खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई कि डॉक्टर साहब की पत्नी ने रात में पुत्र को जन्म दिया है। यह सब इतनी तीव्रता से हुआ कि उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। सब हैरान थे। अच्छा, मैडम गर्भवती थी, पता ही नहीं चला। अड़ोस पड़ोस भी हैरान था। सबको डॉक्टर साहब ने अपनी बातों से संतुष्ट कर दिया। वैसे भी वह कहाँ ज्यादा बाहर उठती बैठती थी पड़ोस में। छोटे शहरों में भी आजकल वह बात नहीं रह गई है। कौन किसी की कितनी खबर रखता है भाई। बधाइयां दी गई, मिठाइयां बांटी गई, जश्न हुए। यही अम्मा और यही जिज्जी बलाएं लेती न थकती थीं। और अब ऐसी कड़वी बातें कि सुनकर लगे कि पिघला शीशा उतर रहा हो कानों में। अम्मा, ये तो भाई शालू के साथ ना सरासर ज्यादती हो रही है। पहले तो बिना उससे पूछे बच्चा गोद में डाल दिया गया, और अब इसकी ममता पड़ गई है तो कहते हैं कि बच्चा छोड़ दो। सरिता बोली, हमें बताया होता ना तो हम ये कभी ना होने देते। पता नहीं किस जात कुजात का जाया है। जिज्जी गुर्राई, अपने कुल गोत्र को गंदा ना होने देंगे हम। जिज्जी, तुम्हें ज्यादा किस बात से चिढ़ हो रही है? पहले क्यों नहीं बताया, इस बात से या कुल गोत्र से? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। अरे जिस बात को जानने का कोई कारण ही ना हो उसे ना भी बताया जाए तो क्या हर्ज है? बच्चा ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना। जिज्जी ने दोनों को एक ही थैली का चट्टा बट्टा करार कर दिया। सरिता भड़क गई, जिज्जी भड़क गई। बचपन की दबंगई गई कहाँ उसकी। जिज्जी की बड़ी ही दुखती रग पर हाथ रख दिया उसने। सीधे सीधे कह दिया, जिज्जी अपना दुख बिसरा चुकी हो। सन्न रह गई जिज्जी। उन्हें सरिता से ये उम्मीद नहीं थी कि इस चर्चा में वह उनके पुराने जख्मों को कुरेद देगी। तिल मिलाई हुई जिज्जी, भाड़ में जाओ तुम सब, कहकर रोती बिसूरती अपने कमरे में चली गई। अम्मा भी उठ खड़ी हुई और ये कहते हुए बाहर निकल गई कि यदि शालू ने इस बच्चे को नहीं त्यागा तो उसके साथ अम्मा का जीने मरने तक का रिश्ता खत्म। पंचायत बर्खास्त हो गई।
वह बैठक में अकेली बैठी रह गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दोनों बहनों में उसकी वजह से कलेश हो गया था। देखा जाए तो जिज्जी के दुख की विशालता का कहीं और छोर था। असमय ही पति की मृत्यु और फिर कुछ ही दिनों के बाद उनके बेटे को अपने पास रखकर 6 महीने की बेटी सहित जिज्जी को नंगे पांव घर से बाहर निकाल दिया था उसके ससुराल वालों ने। वह समझती है जिज्जी की मनोदशा। तब की उपजी कड़वाहट ने उनका जीवन ही नहीं, दिलो दिमाग और जुबान को भी जहरीला कर दिया था। कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि मायके में अपने पांव जमाए रखने के लिए वह पूरे घर की नकेल कस कर थामे रखना चाहती थी अपने हाथों में, जबकि वह नकेल अब फिसलती जा रही थी उनके हाथों से। उस पर सरिता ने आकर और भी गुड़गोबर कर दिया। दृढ़ प्राचीर की भांति खड़ी हो गई थी सरिता उसके और अम्मा व जिज्जी के मध्य। निश्चय तो पहले से ही पक्का था, पर अब सरिता की बातों ने उसका हौसला और भी बढ़ा दिया था। दृढ़ता की अनगिनत परतें चढ़ गई थीं उसके निश्चय पर। नीलाभ डॉक्टर है। सोनू की बीमारी उन्होंने पहले ही भांप ली थी। उससे कटे कटे रहने लगे थे। सोनू के लक्षण दूसरे साल से ही प्रकट होने लगे थे। बोलता भी था, दांत भी निकाले गए थे। कुल्हड़ों के बल घिसटता था। सहारा देकर खड़ा होने पर भी पांव नीचे नहीं रखता था। शक तो उसे भी था। 3 साल का बच्चा, स्वस्थ और सुंदर, पर टांगे जैसे सूखी हुई हड्डी मात्र। नीलाभ ने पता नहीं कौन कौन से टेस्ट करवाए थे सोनू के। सोनू की रिपोर्ट वाली फाइल लेकर न जाने कौन कौन से अस्पतालों के चक्कर काट चुके थे। न जाने कौन कौन सी दवाइयां उसे अपने हाथों से देते थे। एक बार दिल्ली के एम्स में भी दिखाए आए थे, पर इस विषय में वह कुछ बात पूछती तो नीलाभ या खींच जाते या रूखा सा जवाब दे देते कि तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, कमजोरी है बस, ठीक हो जाएगी। पता नहीं ऐसा कहकर वे खुद को तसल्ली देते थे या उसे, पर वह जान रही थी कि बात कुछ गंभीर है। उसने चुपचाप कई तरह के आयुर्वेदिक व प्राकृतिक तेल व लेप मलने शुरू कर दिए थे सोनू की टांगों पर। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से नजरें चुराते, इस विषय में चिंतित तथा किसी अनहोनी की आशंका में घुलते रहते थे। मैडम, रामबाग आ गया, अब किधर लूं? टैक्सी वाले ने टोका तो सचेत होकर उसने इधर उधर देखा। टैक्सी वाला सोच रहा था कि सफर का थका सवारी शायद सो गई है। वह फिर से बोला, उठो मैडम जी, बताओ कौन सी गली में लूं? नीलाभ नर्सिंग होम। अच्छा जी, कहकर उसने निर्दिष्ट दिशा की ओर गाड़ी मोड़ दी। घर पहुंचकर उसकी इच्छा ही नहीं हुई कि नीलाभ से कुछ पूछे या सवाल जवाब करे। जो छिपी बात बाहर निकल गई है उसे पुनः छिपाया तो नहीं जा सकता, और कुछ हो या ना हो, पति पत्नी के मध्य का रिश्ता अवश्य ही अनाथ हो गया था। दोनों के बीच का गहन अबोला पूरे घर में साएं साएं करता डोल रहा था। 2 छोटी बेटियां तो अबोध थी। किशोरावस्था की ओर पग बढ़ाती बड़ी बेटी शिप्रा सब कुछ समझ रही थी। सोनू पता नहीं किस अज्ञात प्रेरणावश हर समय उसी के साथ चिपका रहता। अपनी सारी संचित शक्ति से वह अपने दृढ़ निश्चय और साहस को जागृत रखती कि कहीं किसी कमजोर पल में निष्ठुर पौरुष उसे अपने सामने घुटने टिकने को विवश न कर दे। 3 दिन का छूटा घर समेटने लगी थी वह, तो उसने नीलाभ की टेबल पर मेडिकल पत्रिका का एक अंक पड़ा देखा। जन्मजात एवं वंशानुगत शारीरिक विसंगतियों का विशेषांक। उसने पत्रिका उठाकर देखी। जो पन्ना खुला हुआ था उसका शीर्षक था सेरेब्रल पाल्सी न्यूरोलॉजिकल विकार। इस लेख के कई अंशों को पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ था। रात को करीब 3 बजे खटके से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि नीलाभ लैपटॉप पर दत्तचित्त होकर कुछ काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लैपटॉप बंद करके कोहनियों को मेज पर टिका के दोनों हथेलियों में अपना सर झुका लिया और देर तक बैठे रहे। सुबह नर्सिंग होम भी नहीं गए। पता नहीं किस उधेड़ बुन में लगे हुए थे। कभी किसी को फोन करते तो कभी कागज पत्ते फैलाकर बैठ जाते। अचानक उठे और अटैची निकालकर सोनू का सामान उसमें भरने लगे। उसे लगा कि वे गश खाकर गिर पड़ेगी। अपना सारा अहम, सारा अभिमान भूलकर वह नीलाभ के पैरों पर लौट गई। नीलाभ तड़प कर बोले, बस करो, मेरी मुश्किलें और न बढ़ाओ। पत्थर का नहीं हूं मैं, कोई इलाज नहीं है इसका यहां। मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं ना तो भी नहीं, समझी तुम? पता नहीं नीलाभ की खीज, क्रोध और चिल्लाहट का मूल कारण क्या था। एक असहाय अपाहिज बेटे के प्रति पिता का फर्ज निभा पाने की अक्षमता, या एक कमजोर क्षण में एक निराश्रित को अपना मान लेने का निर्णय। शिप्रा, उनकी बेटी,
आंसुओं में भीगी डरी सहमी दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। दोनों छोटी बच्चियां भी डर के मारे अपने कमरे में दुबकी थी। इससे पहले उन तीनों ने कभी अपने पिता को इतने क्रोध में नहीं देखा था। तभी डोरबेल बजी। सन्नाटा पसर गया कमरे में। क्षण भर को सब ठिठक गए। वह खुद को संभालती हुई उठी और दरवाजा खोला। प्रजापति जी थे, नीलाभ के मित्र और शिप्रा के लॉन्ग जंप के कोच। घर के असहज वातावरण को भांप कर वे कुछ अचकचा गए। सोफे पर बैठते ही उन्होंने शिप्रा को बुलवाया और पूछा कि वह आज प्रैक्टिस पर क्यों नहीं आती। अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में कुछ ही दिन रह गए थे और शिप्रा अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करती है इस खेल में। मुझे नहीं भाग लेना किसी प्रतियोगिता में, उसने नजरें चुराते हुए कहा। क्यों? क्या मुसीबत आन पड़ी है, पता तो चले। अरे गोल्ड जीत सकती हो, स्टेट लेवल पर जाओगी। दिमाग में भूसा भर गया है क्या? चांद रोज रोज नहीं मिलते, समझी? नीलाभ बोले। नीलाभ ने शिप्रा के सर के बैठे होने का भी लिहाज नहीं किया और अपने भीतर दबा कहीं का आक्रोश कहीं निकाल डाला। रेखा के पांव की हड्डी टूट गई है पापा, जंप लगाते हुए, शिप्रा डरते हुए बोली। तो? हैरानी से प्रजापति जी बोले। उनकी बात बीच में ही काट कर नीलाभ फिर बिफर पड़े। अरे चोट उसे लगी है, तुम्हारी तो सलामत है ना दोनों टांगे? चोट के डर से क्या घर पर बैठ जाओगी? बोलो। शिप्रा आंसू रोकने का भरसक प्रयास कर रही थी। आंखें जैसे जल रही थी उसकी। मुंह तमतमा गया था, लाल हो गया था। उसकी दृष्टि सोनू के पैरों पर जमी थी। लग सकती है मुझे भी पापा, कहीं मेरे पैर भी, तो आप मुझे भी सोनू की तरह। रुलाई में शब्द गड्ढमड्ढ हो गए थे। पुत्री के टूटे फूटे अस्फुट शब्द और अधूरे वाक्यों ने अपनी पूरी बात संप्रेषित कर दी थी। नीलाभ के पैरों के नीचे की धरती घूम गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेदम होकर वे पास पड़ी कुर्सी पर ढेर हो गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी निर्णय? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपके दिल को छू गई होगी। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का दिल से ईमानदारी से ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए।